हेलो एवरीवन। स्वागत आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। हम लोग एंशियंट हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत को स्टार्ट किए हुए थे, जो कि बिहार एसएससी इंटर लेवल के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोगों का कंप्लीट हो गया था। तो फर्स्ट लेक्चर हम लोग क्या पढ़े थे? भारत का भूगोल पढ़े थे। ठीक है, तो जिसमें क्या था, एशिया महाद्वीप में हमारा भारत एक विशाल प्रायद्वीप है। ठीक है, जिसके उत्तर में क्या था, हिमालय था, हिमालय पर्वत था, और दक्षिण में क्या था, हिंद महासागर। और आकार में कैसा था, विषम चतुर्भुज के जैसा। यूनानियों ने क्या कहा था, इंडिया कहा था। और मध्यकालीन इतिहासकारों ने क्या कहा था, हिंद या हिंदुस्तान। और भारत का जो नाम रखा गया है वो ऋग वैदिक काल के प्रमुख व्यक्ति या जन भरत के नाम पर रखा गया था। ठीक है, फिर भौगोलिक दृष्टि के आधार से भारत को 4 भागों में बांटा गया था। उत्तर का पर्वतीय प्रदेश, गंगा और सिंधु का मैदान, दक्षिण का पठार, और सुदूर दक्षिण का मैदान। ठीक है, उसके बाद हम लोग पढ़े थे भारतीय नृजातीय तत्व। उत्खनन में मिले अस्तर पंजे के आधार पे बी.एस. गुहा को भारतीय आदिम जातियों ने 6 भागों में बांटा था। ठीक है, उसके बाद भाषाविदों ने भारतीय नृजातियों को 4 भाषा समूहों में विभाजित किया था। ठीक है, उसके बाद सबको हम एक एक करके डिस्कस किए हुए थे। उसके बाद आए थे हम लोग ऐतिहासिक स्रोत पे। तो प्राचीन भारतीय इतिहास को 3 भागों में विभाजित किया गया था: प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल कैसा था, जिसमें कोई लिखित साक्ष्य नहीं था, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध था। आद्य ऐतिहासिक काल उस काल को कहते थे जिसमें क्या था, लिखित साक्ष्य मिलता है किंतु पढ़ा नहीं जा सकता, जैसे हड़प्पा की सभ्यता, वैदिक संस्कृति। उसके बाद क्या था, ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिसमें क्या होगा, पुरातात्विक एवं साहित्यिक दोनों साक्ष्य उपलब्ध हैं। उसके बाद हम लोग आए थे पुरातात्विक। तो प्राचीन भारत के इतिहास को के प्रमुख जो स्रोत थे वो 3 स्रोत थे: पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत एवं विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है, उसमें पहला पढ़े थे हम लोग पुरातात्विक स्रोत। उसके बाद हम लोग पढ़े थे अन्वेषण यानी खोज। उसके बाद उत्खनन के बारे में पढ़े थे। ठीक है, उसके बाद पढ़े थे अलेक्जेंडर कनिंघम और उनके द्वारा लिखी गई कुछ महत्वपूर्ण पुस्तकें। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे जेम्स प्रिंसेप। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के बारे में। तो जेम्स प्रिंसेप जो है एक अंग्रेज जिनकी ख्याति प्राच्यविद और पुरातत्व विद्वान ने की थी। ठीक है, जेम्स प्रिंसेस एक अंग्रेज जिनकी व्याख्याति प्राच्य प्राच्यविद और पुरातत्व विज्ञान विद्वान ने की थी। ठीक है, तो जेम्स प्रिंसेप क्या एक अंग्रेज थे। ठीक है, जिनकी ख्याति जो है वो प्राच्यविद और पुरातात्विक विद्वान ने की थी। वे जनरल ऑफ द एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक या संपादक थे। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप जो थे वे जनरल ऑफ द एशियाटिक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक संपादक थे। वे ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को यूनानी लिपि की सहायता से पढ़ा, जिसके फलस्वरूप प्राचीन लिपियों को पढ़ा जा सका। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप एक ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1837 में ब्राह्मी और खरोष्टी लिपि को यूनानियों लिपि की सहायता से पढ़ा, जिसके फलस्वरूप प्राचीन लिपियों को पढ़ा जा सका। जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेखों में उल्लेखित देवनागरी की पहचान सिंघल के राजा तिस्स से की जिसे वहीं के दीपवंश और महावंश ग्रंथों के आधार पर भारतीय सम्राट अशोक की उपाधि बताया गया। 1915 ईस्वी में मास्की से प्राप्त लेखक में अशोक का नाम भी मिल गया। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने अभिलेख में उल्लेखित देवनागरियों की पहचान सिंघल यानी श्रीलंका के राजा तिस्स से
ठीक है, कहाँ के राजा, राजा किससे, तिस्स से की, जिसे वहीं के दीपवंश और महावंश ग्रंथों के आधार पर भारतीय सम्राट अशोक की उपाधि बताया गया। उसके बाद 1915 ईस्वी में मास्की से प्राप्त लेखक में अशोक का भी नाम मिल गया। जेम्स प्रिंसेप बनारस और कलकत्ता के टकसाल के महा महापारखी भी रही। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप बनारस और कलकत्ता के टकसाल के महापारखी भी रही। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप बनारस और कलकत्ता के टकसाल के महापारखी भी रही थी। ठीक है, उन्होंने मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान और मौसम विज्ञान के विविध पहलुओं का भी अध्ययन किया था। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप ने मुद्रा शास्त्र, धातु विज्ञान और मौसम विज्ञान के विविध पहलुओं का भी अध्ययन किया था। उनके द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह इंडियन एंटीक्विटीज है। ठीक है, उनके द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह इंडियन एंटीक्विटीज है। ठीक है, जेम्स प्रिंसेप के द्वारा लिखित निबंधों का संग्रह इंडियन एंटीक्विटीज है। अब हम लोग देखेंगे अभिलेख। ठीक है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्रों, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। ठीक है, प्राचीन भारत के अधिकांश अभिलेख शिलाओं, स्तंभों, ताम्रपत्र, दीवारों तथा प्रतिमाओं पर उत्कीर्ण हैं। सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बेग बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख प्रमुख हैं। इन पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और ताशल्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, सबसे प्राचीन अभिलेखों में मध्य एशिया के बोगजकोई बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख मुख्य हैं। इन पर वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और ताशल्य के नाम मिलते हैं। ठीक है, तो सबसे प्राचीन अभिलेख में मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख प्रमुख है। इन पर विदेश वैदिक देवता इंद्र, ठीक है, वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण और ताशल्य के नाम मिलते हैं। मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित हैं। ठीक है, मौर्य मौर्य, मौर्योत्तर और गुप्त काल के अधिकांश अभिलेख कार्पस इंस्क्रिप्शनम इंडिकेरम नामक ग्रंथमाला में संकलित हैं। आरंभिक अभिलेख प्राकृतिक भाषा में हैं, जो ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। ठीक है, आरंभिक अभिलेख प्राकृत भाषा में है। ठीक है, आरंभिक अभिलेख जो है वो प्राकृत भाषा में है, जो ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। ठीक है, जो ईसा पूर्व तीसरी सदी के हैं। भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो अशोक के हैं। ठीक है, भारत में सबसे प्राचीन अभिलेख जो है वो क्या है, किनके हैं, अशोक के हैं, जो लगभग 300 ईसा पूर्व के हैं। डी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। ठीक है, डी आर भंडारकर ने केवल अभिलेखों के आधार पर ही अशोक का इतिहास लिखने का सफल प्रयास किया। ठीक है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। ठीक है, अशोक के अभिलेख ब्राह्मी, खरोष्टी, यूनानी तथा अरमाइक लिपियों में मिले हैं। ठीक है, मास्की, गुर्जरा, निट्टर एवं योदे गोलम। ठीक है, कौन कौन सा, मास्की, गुर्जरा, निट्टर एवं उदे गोलम से प्राप्त अभिलेखों में
अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय देव देवानाम प्रिय प्रियदर्शी देवों का प्यारा प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है। मास्की गुर्जर, मास्की गुर्जरा, निट्टर एवं उदेल उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनामप्रिय प्रियदर्शी प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा प्रियदर्शी कहा गया है। ठीक है। मास्की गुर्जरा, निट्टर एवं उदेगोलम से प्राप्त अभिलेखों में अशोक के नाम का स्पष्ट उल्लेख है तथा अन्य अभिलेखों में उसे देवनाम प्रिय प्रियदर्शी यानी देवों का प्यारा प्रियदर्शी कहा गया है। 14वीं सदी में फिरोज फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा में अशोक स्तंभ दिल्ली लाकर उन पर लिखे अभिलेख को अपने दरबारी विद्वानों से पढ़वाने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। ठीक है। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने, ठीक है, किसने, 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली लाकर उन पर लिखे अभिलेख को अपने दरबारी विद्वानों से पढ़वाने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। 14वीं सदी में फिरोज शाह तुगलक ने मेरठ और टोपरा से अशोक स्तंभ दिल्ली लाकर उन पर लिखे अभिलेख को अपने दरबारी विद्वानों से पढ़वाने की कोशिश की, पर उसे सफलता नहीं मिली। सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेस ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है। कब? सर्वप्रथम 1837 ईस्वी में जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ठीक है। सर्वप्रथम कब? 1837 में किसने? जेम्स प्रिंसेप ने ब्राह्मी लिपि में लिखित अशोक के अभिलेख को पढ़ा था। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का सहारा लिया, जिन पर शासकों के नाम एक तरफ यूनानी लिपि में और दूसरी तरफ ब्राह्मी लिपि में लिखे जाते थे। ठीक है। ब्राह्मी लिपि को पढ़ने के लिए जेम्स प्रिंसेप ने हिंद यवन शासकों द्वारा जारी किए गए सिक्कों का सहारा लिया, जिन पर शासकों के नाम एक तरफ यूनानी लिपि में और दूसरे तरफ ब्राह्मी लिपि में लिखे होते थे। ठीक है। अब आते हैं कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख और शासक और उसके विषय के बारे में। ठीक है। तो पहले देखेंगे अभिलेख, फिर वो शासक और फिर उनके बारे में। ठीक है। तो पहला है हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक है। पहला क्या है? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख शासक क्या हो जाएगा? खारवेल। ठीक है। शासक क्या हो जाएगा? खारवेल। और इसके अंतर्गत क्या है? खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। ठीक है। हाथी गुम्फा अभिलेख क्या हो जाएगा? खारवेल। और उसमें क्या है? खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण। ठीक है। अभिलेख जो है खारवेल शासक में कौन सा अभिलेख है? हाथी गुम्फा अभिलेख। और ये खारवेल के शासन की घटनाओं का क्रमबद्ध विवरण है। अब दूसरा है क्या? जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख, ये किसके शासक के अंतर्गत? रुद्र दामन। ठीक है। शासक कौन है? रुद्र दामन। और इसमें क्या विषय है? इसमें रुद्र दामन की विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। ठीक है। अभिलेख कौन सा? जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। ठीक है। जूनागढ़ अभिलेख या गिरनार अभिलेख। इसका शासक क्या हो जाएगा? रुद्र दामन। ठीक है। शासक कौन होंगे? रुद्र दामन। और विषय इसमें क्या हो जाएगा? इसमें रुद्र दामन के विजयों, व्यक्तित्व एवं कृतित्व का विवरण प्राप्त होता है। नेक्स्ट है नासिक अभिलेख। ठीक है। नासिक अभिलेख शासक कौन हो जाएगा? गौतमी बलश्री। ठीक है। गौतमी बलश्री। ठीक है। गौतमी बलश्री।
नासिक अभिलेख में गौतमी बलश्री। इसमें क्या है, सातवाहन कालीन घटनाओं का विवरण, गौतम पुत्री सातकर्णी से संबंधित। ठीक है, सातवाहन कालीन घटनाओं का वर्णन, गौतम पुत्री सातकर्णी से संबंधित। प्रयाग स्तंभ लेख, प्रयाग स्तंभ लेख, इसमें कौन सा शासक हो जाएगा, समुद्रगुप्त। ठीक है, प्रयाग स्तंभ लेख समुद्रगुप्त शासक हो जाएगा। समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण। ठीक है, इसमें क्या मिलेगा, प्रयाग स्तंभ लेख में क्या विवरण है, समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है। ठीक है, समुद्रगुप्त के की विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण किस अभिलेख में है, प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक है, समुद्रगुप्त विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण किसमें है, प्रयाग स्तंभ लेख में। ठीक है, या प्रयाग स्तंभ लेख में किसका विवरण है, तो समुद्रगुप्त के विजय एवं नीतियों का पूरा विवरण है। एहोल अभिलेख, ठीक है, एहोल अभिलेख शासक कौन हो जाएंगे, पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, एहोल अभिलेख शासक कौन हो जाएंगे, पुलकेशिन द्वितीय। इसमें क्या, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय युद्ध के द्वितीय हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के द्वितीय के युद्ध का विवरण तथा महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन। ठीक है, एल्होल अभिलेख में क्या है, हर्ष एवं पुलकेशिन द्वितीय के युद्ध का विवरण तथा महाभारत युद्ध की तिथि का वर्णन। भीतरी स्तंभ लेख। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, भीतरी स्तंभ लेख। भीतरी स्तंभ लेख के समय शासक कौन है, स्कंद गुप्त। ठीक है, शासक कौन है, स्कंद गुप्त। इसमें क्या है, इसके जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण। ठीक है, भीतरी स्तंभ लेख में क्या है, स्कंद गुप्त के जीवन की अनेक महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण। नेक्स्ट क्या है, मंदसौर अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, मंदसौर अभिलेख। इसमें शासक कौन हो जाएगा, मालवा नरेश यशोधर्मन। ठीक है, मालवा नरेश यशोधर्मन। इसमें क्या है, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। ठीक है, मंदसौर अभिलेख में क्या है, सैनिक उपलब्धियों का वर्णन। नेक्स्ट है बांसखेड़ा अभिलेख। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बांसखेड़ा अभिलेख। इसमें शासक कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन। ठीक है, शासक कौन हो जाएगा, हर्षवर्धन। और इसमें क्या है, हर्षवर्धन प्रशासन एवं पदाधिकारियों के बारे में वर्णन। बांसखेड़ा अभिलेख में क्या है, हर्षकालीन प्रशासन एवं पदाधिकारियों के बारे में वर्णन है। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख। ग्वालियर अभिलेख के अंतर्गत क्या आता है, प्रतिहार नरेश भोज। ठीक है, ग्वालियर अभिलेख में शासक कौन हो जाएगा, प्रतिहार नरेश भोज। इसके अंतर्गत क्या है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। ठीक है, गुर्जर प्रतिहार शासकों के विषय में विस्तृत जानकारी मिलती है। देवपाड़ा अभिलेख। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख। इसमें क्या शासक कौन हो जाएगा, बंगाल शासक विजय सेन। ठीक है, देवपाड़ा अभिलेख शासक कौन हो जाएगा, बंगाल शासक विजय सेन। इसमें क्या है, विजय सेन के शासन के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, विजय सेन के शासन के महत्वपूर्ण घटनाओं का वर्णन किया गया है। ठीक है, अब अभिलेख का कालानुक्रम में। ठीक है, कालानुक्रम में तो क्या सबसे पहला क्या है, बोगज कोई। ठीक है, पहला क्या है, बोगज कोई। उसके बाद क्या है, बेहिस्तून बेहिस्तून। उसके बाद क्या है, परसीपोलिस। ठीक है, उसके बाद क्या है, परसीपोलिस। उसके बाद क्या है, नक्शे रुस्तम। ठीक है, उसके बाद क्या है, नक्शे रुस्तम। अब है गैर सरकारी लेख। ठीक है, गैर सरकारी लेख। मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हून राजा तोरमान के लेखों का विवरण है। ठीक है, मध्य प्रदेश के एरन से प्राप्त वराह प्रतिमा पर हून राजा तोरमान के लेखों का विवरण है। ठीक है,
अभिलेखों के अध्ययन को एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। अभिलेखों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? एपिग्राफी कहा जाता है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसनगर से प्राप्त गुरूर स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व से मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसन से प्राप्त गुरूर स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। ठीक है। गैर सरकारी लेखों में यवन राजदूत हेलियोडोरस का बेसन से प्राप्त गुरूर स्तंभ लेख विशेष रूप से उल्लेखनीय है, जिससे द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व में मध्य भारत में भागवत धर्म विकसित होने का प्रमाण मिलता है। उसके बाद आते हैं स्मारक और भवन पे। ठीक है। तो स्मारक और भवनों में संबंध काल के लोगों को की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। स्मारक और भवनों में संबंध काल के लोगों की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। स्मारक और भवनों में संबंध काल के लोगों की आध्यात्मिकता तथा धर्मनिष्ठा का ज्ञान होता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के से प्राप्त भवनों में 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला, जो नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। ठीक है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई से प्राप्त भवनों से 5500 वर्ष पुरानी सैंधव सभ्यता का पता चला। नवीन शोध के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 8000 साल पुरानी है। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। अतरंजी अतरंजी खेड़ा आदि की खुदाई से पता चलता है कि देश में लोहे का प्रयोग लगभग 1000 ईसा पूर्व प्रारंभ हो गया था। पाटलिपुत्रा की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के लकड़ी के बने ध्वंसावशेष कौशाम्बी की खुदाई से महाराज उदयन का राजप्रसादा एवं घोषिताराम नामक विहार के अवशेष इत्यादि से तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। ठीक है। पाटलिपुत्रा की खुदाई में चंद्रगुप्त मौर्य के समय के लकड़ी से बने ध्वंसावशेष कौशाम्बी की खुदाई के से महाराज उदयन का राजप्रसाद एवं घोषिताराम नामक विहार के अवशेष इत्यादि से तत्कालीन जानकारी प्राप्त होती है। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर, ललितपुर भीतरगांव का मंदिर, कानपुर तथा अजंता की गुफाओं के चित्र, सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू एवं बौद्ध कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलते हैं। विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में है, भीतरगांव
भीतरगांव का मंदिर जो कि कानपुर में तथा अजंता की गुफाओं के चित्र सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू एवं बौद्ध कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने का प्रमाण मिलता है। विभिन्न स्थानों में विभिन्न स्थानों से प्राप्त मंदिर जैसे देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो कि ललितपुर में है, भीतरगांव का मंदिर कानपुर तथा अजंता की गुफाओं के चित्र सुल्तानगंज से प्राप्त बुद्ध की ताम्र मूर्ति आदि से हिंदू एवं बौद्ध कला एवं सभ्यता के पर्याप्त विकसित होने के प्रमाण मिलते हैं। उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली, उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली, मध्य भारत में मंदिर बेसर शैली और दक्षिण भारत में मंदिर द्रविड़ शैली। ठीक है, उत्तर भारत में जो मंदिर है वो कैसा है, नागर शैली। ठीक है, मध्य भारत में मंदिर बेसर शैली और दक्षिण भारत में मंदिर द्रविड़ शैली। ठीक है, उत्तर भारत में मंदिर नागर शैली, मध्य भारत में बेसर शैली और दक्षिण भारत में मंदिर द्रविड़ शैली। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। दक्षिण भारत में तंजौर का राजराजेश्वर मंदिर द्रविड़ शैली तथा उत्तर भारत में खजुराहो का कंदरिया महादेव का मंदिर नागर शैली का उत्कृष्ट उदाहरण है। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति स्मारक मिलते हैं। भारत के अतिरिक्त दक्षिण पूर्व एशिया के अनेक द्वीपों से हिंदू संस्कृति स्मारक मिलते हैं। इनमें मुख्य रूप से जावा का बरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप तथा कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। ठीक है, भारत के इनमें मुख्य रूप से जावा का बोरोबुदुर स्तूप, ठीक है, बोरोबुदुर स्तूप, महायान बौद्ध स्तूप, ठीक है, तथा कंबोडिया का अंकोर वाट मंदिर का उल्लेख किया जा सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे सिक्के। सिक्के अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवा एवं सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, अभिलेख हो गया, स्मारक हो गया और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों में से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। ठीक है, अभिलेख, स्मारक और भवन के अतिरिक्त प्राचीन राजाओं द्वारा ढलवाए गए सिक्कों से भी प्रचुर ऐतिहासिक जानकारी उपलब्ध होती है। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। कितना से कितना तक, 206 ईसा पूर्व से लेके 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान जो है हमें वो मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। 206 ईसा पूर्व से लेके 300 तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान जो है हमें वह मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से ही प्राप्त होती है। कुछ प्राप्त मुद्राओं की तिथियां भी खुदी है जो कि कालक्रम निर्धारण से अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। ठीक है, कुछ प्राप्त मुद्राएं में तिथियां भी खुदी है। ठीक है, कुछ प्राप्त मुद्राओं में क्या है, तिथियां भी खुदी हुई है जो कालक्रम निर्धारण में अत्यंत सहायक सिद्ध हुई है। पुराने सिक्के पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा जैसी धातुओं से बने होते हैं। ठीक है, थे पुराने सिक्के जो है वो किससे किससे बने होते थे, तांबा से या फिर चांदी से या सोना से या फिर सीसा जैसे धातुओं से बने होते थे। ठीक है, पुराने सिक्के तांबा, चांदी, सोना और सीसा जैसे धातुओं से बने होते थे। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। प्राचीनतम सिक्कों को आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है। ठीक है, प्राचीनतम सिक्के को क्या कहा जाता है, आहत सिक्के कहा जाता है।
ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। ठीक है, ठप्पा मारकर बनाए जाने के कारण ही भारतीय भाषाओं में इन्हें आहत मुद्रा कहते हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के जो है वो 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। आहत या पंचमार्क सिक्के 5वीं सदी ईसा पूर्व के हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते हैं। पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। ठीक है, पंचमार्क पर क्या होता था? पंचमार्क या आहत सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि के चिन्ह बने होते थे। सर्वाधिक सिक्के मौर्योत्तर काल में बने होते हैं। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के हैं। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो कि मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के हैं। ठीक है, सर्वाधिक सिक्के जो है वो मौर्योत्तर काल में बने हैं, जो कि मुख्यतः शीशे, चांदी, तांबे एवं सोने के हैं। पकाई गई मिट्टी के सिक्के के अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं, जो गुप्तोत्तर काल में लुप्त प्राय हो गए। ठीक है, पकाई गई मिट्टी के सिक्के के अधिकांश सांचे कुषाण काल के हैं, जो गुप्तोत्तर काल में लुप्त प्राय हो गए। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। किसने? सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सिक्के जारी किए। ठीक है, सातवाहनों ने शीशे का तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सातवाहनों ने शीशे तथा गुप्त शासकों ने सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी किए। सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य जो है वो यवन शासकों ने किया। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का जो कार्य है वो किसके द्वारा किया गया? यवन शासकों के द्वारा किया गया। ठीक है, सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य यवन शासकों ने किया। प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी। ठीक है, प्राचीन काल में जो है मुद्राएं किसकी बनाई जाती थी? मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी, जिन पर प्रायः किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। ठीक है, प्राचीन भारत में मुद्राएं मिट्टी एवं धातुओं की बनाई जाती थी, जिन पर प्रायः किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। ठीक है, प्राचीन काल में मुद्राएं मिट्टी और धातु की बनाई जाती थी, जिन पर प्रायः किसी नरेश, सामंत, पदाधिकारी, गण, निगम, व्यापारी अथवा व्यक्ति विशेष के नाम एवं साक्ष्य होते थे। सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। ठीक है, सर्वप्रथम भारत में शासन करने वाले यूनानी शासकों के सिक्कों पर लेख एवं तिथियां उत्कीर्ण मिलती है। लेख एवं
तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ, विशेषतः हिंद यवन शासकों का। ठीक है, इसका क्या हुआ, लेख एवं तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ, विशेषतः हिंद यवन शासकों का। ठीक है, लेख एवं तिथि युक्त सिक्कों के आधार पर कई राजवंशों के इतिहास का पुनर्निर्माण संभव हुआ, विशेषतः हिंद यवन शासकों का। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सिक्के के प्रचलन में थे। कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक सोने गुप्त काल में जारी किए गए। ठीक है, कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक सोने गुप्त काल में जारी किए गए। ठीक है, कुषाणों के समय में सर्वाधिक युद्ध सोने के सिक्के कुषाणों के समय में सर्वाधिक शुद्ध सोने के सिक्के प्रचलन में थे, पर सर्वाधिक सोने गुप्त काल में जारी किए गए। समुद्रगुप्त के सिक्कों पर यूप कुछ पर अश्वमेघ यज्ञ कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्रगुप्त के सिक्के पर यूप कुछ पर अश्वमेघ यज्ञ कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। ठीक है, समुद्र के सिक्कों पर यूप कुछ पर अश्वमेघ यज्ञ कुछ पर वीणा बजाते हुए दिखाया गया है। समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए चित्र वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। समुद्रगुप्त के वीणा बजाते हुए चित्र वाले सिक्के से उसके संगीत प्रेमी होने का प्रमाण मिलता है। सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, सिक्कों के अध्ययन को क्या कहा जाता है, न्यूमिस्मेटिक्स कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है मूर्तियां। प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का निर्माण कुषाण काल से आरंभ होता है। ठीक है, प्राचीन भारतीय इतिहास में मूर्तियों का जो निर्माण होता है वो कुषाण काल से प्रारंभ होता है। कुषाण कालीन मूर्तियां पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। ठीक है, कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। कुषाण कालीन मूर्तियों पर वैदेशिक प्रभाव है, जबकि मथुरा कला पूर्णतः स्वदेशी है। भरहुत, बोधगया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन के अति सजीव झलक देखने को मिलती है। भरहुत, बोध गया, सांची तथा अमरावती की मूर्तिकला में जनसाधारण के जीवन की अति सजीव झलक देखने को मिलती है। उसके बाद क्या है, चित्रकला। चित्रकला क्या हो जाएगा, अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। ठीक है, अजंता के चित्रों में मनोभावों की सुंदर झलक मिलती है। माता और शिशु तथा मरणासन राजकुमारी जैसे चित्रों से गुप्त काल की कलात्मक उन्नति का पूर्ण आभास होता है। अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक है, अजंता में बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध है।
अब हम लोग पढ़ेंगे मुहरें। मुहरें क्या है? अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। अवशेषों से प्राप्त मुहरों से अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। ठीक है, अवशेषों से प्राप्त मुहरों से प्राचीन भारत का इतिहास लिखने में बहुत सहायता मिलती है। मुहर्रम से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी में होती है। ठीक है, मुहर्रम से व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी मिलती है। मुहर्रम से क्या क्या मिलता है? व्यापारिक, धार्मिक, आर्थिक जीवन के बारे में पर्याप्त जानकारी प्राप्त होती है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त कांचली मिट्टी की मुहरों में बने धार्मिक प्रतीकों से उस काल की धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त कांचली मिट्टी की मुहरों से में बनी धार्मिक प्रतीकों से उस काल की धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और बसाड़ से प्राप्त कांचली मिट्टी की मुहरों से बने धार्मिक प्रतीकों से उस काल की धार्मिक अवस्थितियों का ज्ञान होता है। अब नेक्स्ट है पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण। ठीक है, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण वहां से उत्खनित पुरा पुरावस्तुओं की आयु गणना के आधार पर किया गया है। ठीक है, पुरातत्वीय स्थलों का काल निर्धारण वहां से उत्खनित पुरा पुरावस्तुओं की आयु गणना के आधार पर किया गया है। इसके लिए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्बन 14 C14 तकनीक, जो कि रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत पर कार्य करता है। ठीक है, पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण करने के लिए विभिन्न वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कार्बन 14 तकनीकी, जो रेडियोधर्मी विघटन के सिद्धांत पर कार्य करती है। ठीक है, तो पुरातात्विक स्थलों का काल निर्धारण वहां से उत्खनित पुरावस्तुओं की आयु गणना के आधार पर किया जाता है। इसके अलावा ऊष्मादीप्त विधि द्वारा भी मृदम्भांडों आदि की आयु की गणना की जाती है। ठीक है, इसके अलावा ऊष्मादीप्त विधि द्वारा भी मृदभांडों आदि की आयु गणना की जाती है। कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु 5730 ± 40 वर्ष है। ठीक है, कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव तत्व है जिसका अर्ध आयु कितना है? 5730 से 40 ±, ठीक है, ± 40 वर्ष है। ठीक है, पुरातात्विक कार्बनिक पदार्थों से में प्राप्त कार्बन 14 की विशेष मात्रा के आधार पर वैज्ञानिक उस वस्तु की आयु निर्धारित करता है। पुरातात्विक कार्बनिक पदार्थों में प्राप्त कार्बन 14 के शेष मात्रा के आधार पर वैज्ञानिक उस वस्तु की आयु निर्धारित कर लेते हैं। ठीक है, पुरातात्विक कार्बनिक पदार्थों में प्राप्त कार्बन 14 की विशेष मात्रा के आधार पर वैज्ञानिक उस वस्तु की आयु निर्धारित कर लेते हैं। पुरातात्विक वस्तुओं का काल ज्ञात होने के बाद उस स्थल का काल सुनिश्चित कर लिया जाता है। पुरातात्विक वस्तुओं का काल ज्ञात करने के लिए उस स्थल का काल सुनिश्चित कर लिया जाता है। ठीक है, पुरातात्विक वस्तुओं का काल ज्ञात होने के बाद उस स्थल का काल सुनिश्चित कर लिया जाता है। प्राचीन वस्तुओं की काल गणना में वृक्ष वलय द्वारा पोटेशियम, आर्गन, यूरेनियम उपघटक ट्रैक आदि विधियों का भी सफल उपयोग किया जाता है। प्राचीन वस्तुओं की काल गणना में वृक्ष वलय द्वारा पोटेशियम, आर्गन, यूरेनियम उपघटक
ट्रैक आदि विधियों का भी सफल उपयोग किया जाता है।